How are you? This is Shruti, your economics educator. So how are you all? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और एडुग्राउंड पे आपका बहुत बहुत वेलकम है। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 to 12 के सारे वीडियोस मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आप सब कुछ अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हो या नहीं? आपको किसी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे उसको प्रोवाइड करने के लिए, नोट्स को, राइट। और अब किसी भी चैप्टर में अगर डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं तो प्लीज़ बताइएगा, तो हम उसकी एक गूगल मीट की क्लास अरेंज कर लेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए, राइट। और एडुग्रोन ने अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, तो प्लीज़ एडुग्रोन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मैटर करता है। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पूरा डिस्कस कर लिया था अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स, हमने डिस्कस कर ली थी, हमने चैप्टर्स डिस्कस कर चुकी हूँ प्रोडक्शन और कॉस्ट का। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर। स्टैटिस्टिक्स में हमने डिस्कस किया इंडेक्स नंबर्स के बारे में, उसके बाद हमने डिस्कस किया कोरिलेशन, डिस्पर्जन, और उसके बाद हमने डिस्कस किया यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स के बारे में। तो जो 11th क्लास की इकोनॉमिक्स है वो पूरी रिलेटेड है 12th क्लास की इकोनॉमिक्स से। तो आपको अच्छे से 11th को बेस बना के चलना है ताकि आपका एडमिशन हो पाए 12th में किसी अच्छे कॉलेज में 12th के बाद, राइट। और प्लीज़ थैंक यू सो मच, आपने इतना आप टाइम देते हो हमारे वीडियोस को, डिवोट करते हो एडुग्रोन को वीडियोस को देखने में। और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ एडुग्रोन को एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे आज उसके क्वेश्चन आंसर्स जो हमने यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स चैप्टर पढ़ा था, जो हमने पार्ट चैप्टर पढ़ा था ना क्वेश्चन आंसर्स वाला, उसके आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। हम पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट उसका एक क्वेश्चन आंसर्स वाली सीरीज़ बची हुई थी जो हमने शुरू करी है। ओके, इसका नाम है ट्रायो सीरीज़। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा कंप्लीट कर दिया है, बट इसमें अब सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट रहता है जिसका नाम है कौन सा, जिसका नाम है क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट। तो आज हम वही वो पार्ट डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ जो चैप्टर था हमारा, जो हमने डिस्कस किया था प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का चैप्टर, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। Let me open my presentation. ओके, क्वेश्चन आंसर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इसको स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ जो हमारे जो प्रीवियस 2 वीडियोस थे उसको अच्छे से देख लीजिएगा, तभी आपको ये वाले जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं ये समझ में आ पाएंगे, राइट। एक सेकेंड, लेट मी चेंज माई पेन का कलर, क्योंकि ये भी रेड है और इसका जो बैकग्राउंड है वो भी रेड है। चलो रेड ही ले लेते हैं। ओके, तो आपको इसको स्टार्ट करने से पहले जो हमारे प्रीवियस 2 हमने वीडियोस कवर किए हैं, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 उसको अच्छे से देखना है, तभी आप ये जो इसका क्वेश्चन आंसर्स वाला जो सीरीज़ है उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, तभी आपका जो ये वाला क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट है वो हो पाएगा अच्छे से। और आपको ये पहले क्वेश्चन आंसर्स खुद सॉल्व करके देखने हैं, सिर्फ और सिर्फ ये प्रेजेंटेशन को इसके आंसर्स रीड नहीं करने, बट आपको खुद अपना लॉजिकल माइंड लगाना है और आंसर्स पहले खुद कॉपी में देखने हैं, तभी आप ये वाले इसको चैप्टर को अच्छे से आप रेडी कर पाओगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक कोट। हमने एक फॉर्मूला अपनाया है कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम पहले एक कोड डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट ना हो और आपका माइंड स्टडीज़ के तरफ ज़्यादा बने और आपका माइंड एकदम पॉजिटिव रहे, एक ही डायरेक्शन में मूव करे। ओके, सो आज का कोट है, फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। जिनको विश्वास है अपने ड्रीम्स पे, जिनको विश्वास है कि उनके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तभी वो अपना जो उनका गोल है वो अचीव कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपका गोल है कि आपको सीए बनना है और आपको विश्वास है कि आप सीए बन भी जाओगे। ओके, आपको विश्वास है कि आप सीए बन भी जाओगे, आपका ड्रीम भी वही है। तो अगर आपको विश्वास है अपने आप पे, आपको विश्वास है कि मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा, तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप जो आपने सोचा है वो आप कर ही पाओगे। ओके, आपने सोचा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे लॉयर बनना है, या मुझे कुछ भी बनना है, एक बहुत अच्छी आईएएस बनना है, तो आपने एक ड्रीम सोच के रखा है माइंड में, और आपको विश्वास है कि वो मुझ पर आपको अपने आप पे इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मेरा ड्रीम अचीव हो ही जाएगा।
तो वो हो जाएगा। अगर आपको इतना अपने आप पे विश्वास है, आपको अपनी मेहनत पे विश्वास है, आपको अपने गॉड पे विश्वास है, तो ऑब्वियसली आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा। ओके, विद दिस पॉजिटिव नोट लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इसको स्टार्ट करने से पहले पहले आप जो हमारे फर्स्ट 2 लेक्चर्स है उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ टोटल प्रोडक्ट। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट चैप्टर में कि 3 टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है टोटल प्रोडक्ट, एक होता है मार्जिनल प्रोडक्ट और एक होता है एवरेज प्रोडक्ट। तो इसमें टोटल प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है? ओके, सो लेट्स रीड द आंसर। Total product is the sum total of output corresponding to each unit of variable factor used in the process of production. तो total product का ये मीनिंग है कि हमारे जितने भी जो हमारा आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उसका सम टोटल कितना है। फॉर एग्जांपल आपकी फैक्ट्री में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, राइट? तो 10 यूनिट्स का जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उसका सम टोटल क्या है? सम टोटल ऑफ आउटपुट, जितने भी आपके आउटपुट प्रोड्यूस हुए हैं उसका कितना टोटल आउटपुट है जो हमारा फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुआ है। फॉर एग्जांपल इसका इतना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, इस सामान का इतना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, हमारी क्वांटिटी इस सामान की, तो टोटल हमारा कितना प्रोड्यूस हुआ है? 10 + 10 + 10 30, तो 30 हो जाएगा हमारा टोटल आउटपुट। तो इसकी यही डेफिनेशन है कि टोटल प्रोडक्ट इज़ द सम टोटल ऑफ आउटपुट। हमारे आउटपुट का सम टोटल है जितने भी कोरस्पॉन्डिंग टू ईच यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जितने भी हमारे वेरिएबल फैक्टर यूज़ हुए हैं उसका सम टोटल है। जितने भी हमारे प्रोडक्शन में जो भी जितने भी आउटपुट प्रोड्यूस हुए हैं उन सबका सम टोटल है ये हमारा टोटल आउटपुट। ओके, तो हम इसका यही फॉर्मूला होता है कि हम जब ऐड कर देंगे सारी जो हमारा टोटल आउटपुट हुआ है प्रोड्यूस, इसका सम और इन सब का सम जब ऐड कर देंगे कि अगर इसका इतना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, हमारी फैक्ट्री में मैंगो प्रोड्यूस होता है, हमारी फैक्ट्री में क्लोव्स प्रोड्यूस होते हैं, हमारी फैक्ट्री में बिस्किट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इसका इतना आउटपुट है 10 है, इसका मान लो अब 20 आउटपुट है और इसका 30 आउटपुट है, तो टोटल हो जाएगा 60। तो ये आ जाएगा आपका टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला। टोटल प्रोडक्ट इज द डेफिनेशन याद रख दो, इट इज़ द सम टोटल ऑफ आउटपुट। आउटपुट का सम टोटल है कोरस्पॉन्डिंग टू ईच यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जितने भी हमारे वेरिएबल फैक्टर में सम टोटल आउटपुट आया है, जितने भी हमारे प्रोडक्शन में जितने भी हमारे आउटपुट्स प्रोड्यूस हुए हैं उन सबका सम टोटल है, राइट? तो ये आ जाएगा हमारा टोटल आउटपुट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्लियर हो गया? क्लियर आ गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो कि क्लियर हो गया। ओके, एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज़ मार्जिनल प्रोडक्ट। तो हमने डिस्कस किया था जो प्रोडक्शन वाले चैप्टर में कि 3 टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं। टोटल प्रोडक्ट हमने डिस्कस किया था, मार्जिनल प्रोडक्ट होता है और एक होता है एवरेज प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट हमने डिस्कस कर लिया कि ये सम है जितने भी हमारे आउटपुट प्रोड्यूस हुए हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है एडिशनल प्रोडक्ट, जितना भी एडिशनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है। फॉर एग्जांपल पहले आपका प्रोड्यूस हुआ था 11 और फिर आपका प्रोड्यूस होने लग गया 12। पहले आपका प्रोड्यूस होता था एक टाइम पे 11, फिर हो गया 12। जो जितना हमारा एडिशनल प्रोड्यूस हुआ है उससे हम कहेंगे 1। तो इसका फॉर्मूला होता है TPN - TPN - 1। तो ये इसका हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट का मीनिंग। ओके, तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज द एडिशनल प्रोडक्ट वेयर मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड द अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। तो इसमें यही है कि एडिशनल कितना प्रोडक्ट हमारा यूज़ हो गया, तो इसका आ जाएगा TPN - TPN - 1। 1 यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड, द अदर फैक्टर इज रिमेनिंग कांस्टेंट। हम वेरिएबल को चेंज करते रहेंगे और जो हमारा फिक्स फैक्टर है मतलब लैंड है वो कांस्टेंट रहेगा, और जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है यानी कि लेबर वो उसमें चेंज होता रहेगा, राइट? तो ये आ जाएगा आपका मार्जिनल प्रोडक्ट का मीनिंग। तो हमने अब तक एवरेज प्रोडक्ट का मीनिंग डिस्कस कर लिया और मार्जिनल प्रोडक्ट का डिस्कस कर लिया। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब इट इज़ द एडिशनल प्रोडक्ट वेयर वन फैक्टर रिमेन्स फिक्स्ड, अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट इज़ द चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला है TPN - TPN - 1। जब भी आप फॉर्मूला को एक्सप्लेन करोगे तो प्लीज़ इसको ब्रैकेट में लिख देना ताकि आपकी और अच्छी प्रेजेंटेशन बनेगी आपकी एग्जाम्स में और आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे इस डेफिनेशन में, एक भी आपका आधा मार्क्स भी नहीं कटेगा। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन TP एंड MP? जो हमने डिस्कस किया है पीछे, हमने TP की डेफिनेशन भी हमने डिस्कस कर चुके हैं, हम MP की डेफिनेशन भी डिस्कस कर चुके हैं। तो TP और MP में क्या क्या फ़र्क होता है, इनमें रिलेशनशिप क्या है इन दोनों के बीच में? तो रिलेशनशिप को हम एक्सप्रेस तो करना चाहिए ग्राफ की हेल्प से, बट ये क्वेश्चन क्या है, छोटा है, तो छोटे क्वेश्चंस में 1 मार्कर्स में आपको क्या करना है,
ग्राफ की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं करना, बट एक लाइन में ही एक्सप्रेस कर देना है। तो इसका आ जाएगा कि व्हेन जब एम पी इंक्रीजेस टी पी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट। ओके, जब एम पी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो टी पी होगा वो भी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से। तो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने का मतलब जो उसमें गैप आएगा वो भी बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले 10 से 20 में गैप आ रहा था 10 का, फिर 20-30 में गैप आ जाएगा कितने का, 35 का, फिर आ जाएगा कितने का गैप आ जाएगा आपका 35 + 52 का। तो जो गैप है ये भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब होता है कि ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो टी व्हेन एम पी इंक्रीजेज, जब एम पी इंक्रीज होगा, एम पी का मतलब टी पी एन माइनस टी पी एन, जब टी पी एन -1, तो जब एम पी इंक्रीज होगा तब जो टी पी है टोटल प्रोडक्ट है वो भी हमारा इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से। ओके, व्हेन एम पी इंक्रीजेज टी पी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, increases at an increasing rate. When MP decreases, TP decreases, तो इस MP इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। ओके, जब MP इंक्रीज होगा आपको लर्न करना है कि जब MP, इसको आप ग्राफ की हेल्प से वैसे एक्सप्लेन कर देना जब अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो, बट इसमें हम नहीं करेंगे। हमने TP का ग्राफ भी पढ़ा हुआ है, MP का भी पढ़ा हुआ है। MP का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है और TP का हमने भी पढ़ा हुआ है। तो जब MP इंक्रीज होगा तब TP इंक्रीज होगा एक इंक्रीजिंग रेट से, मतलब उनका उसका गैप बढ़ता जाएगा बीच बीच में। और जब MP डिक्रीज होगा तो TP क्या होगा, जब MP डिक्रीज होगा तब TP भी इंक्रीज होगा, तभी भी इंक्रीज होगा बट एक डिमिनिशिंग रेट से, मतलब जो उनका गैप है वो कम होता जाएगा। मतलब अगर पहले 10 से 12 में अगर 2 का गैप था, फिर आ जाएगा आपका कितने का गैप, 13 का, मतलब 1 का गैप। तो इसका मतलब है कि बढ़ तो रहा है, मतलब इसमें गैप 2 से लेकर 1 हो रहा है, बढ़ तो रहा है 10 से 12, 12 से 13, बट जो गैप है इन दोनों के बीच में वो कम हो रहा है, राइट। TP इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, MP1 इज इक्वल टू 0, TP इज इक्वल टू मैक्सिमम। तो इसमें आ जाएगा कि जब TP डिक्रीज होता है तो द MP इंक्रीज डिमिनिशिंग रेट। तो ये आ जाएगा इसका मीनिंग कि जब MP इंक्रीज होता है तब TP इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, जब MP डिक्रीज करेगा तभी भी TP इंक्रीज करेगा बट एक डिमिनिशिंग रेट से। ओके, तो जब MP 0 के इक्वल होगा तब TP अपने मैक्सिमम पे होगा। ये हमने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ, जो हमारा लॉ था कि डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का, जो हमारा वो जो लॉ था हमारा, उसमें हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि MP जब 0 है तो TP अपने मैक्सिमम पे होगा, और जब MP हो जाएगा 0 तो TP करने लग जाएगा डिक्लाइन। हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है लास्ट स्लाइड्स में। उसको अपने जो ग्राफ था हमारा, जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, उसको अपने ग्राफ को ही याद करना है। ये सब चीज़ें याद नहीं होगी कि जब क्या राइज होगा तो फिर क्या कम होगा। आपको ग्राफ को ही अपने माइंड में रखना है और उसकी हेल्प से सब कुछ आप कर पाओगे कि जब TP इंक्रीज हो रहा है तो इस पर क्या इफेक्ट हो, सब कुछ ग्राफ की हेल्प से आपको याद रखना है, तो तभी आपका हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका TP और MP का रिलेशनशिप। क्लियर हो गया ये वाला, बहुत सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को माइंड में लेके चलना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने जो डिस्कस किए हैं कि 3 स्टेजेस हैं प्रोडक्शन के हमने स्टेजेस डिस्कस करे हैं कुछ 3 उसमें हमने डिस्कस किया है स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। तो स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 में हमारे उसमें हम क्या बताना चाहते थे कि स्टेज 1 में क्या हो रहा है, स्टेज 2 में क्या हो रहा है और स्टेज 3 में क्या हो रहा है। तो स्टेज 1 जो था हमारा क्या था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स वाला स्टेज था। जो हमने स्टेजेस डिस्कस किए थे, ये वाले जो हमारे स्टेजेस थे उसमें हमने डिस्कस किए थे 3 स्टेजेस, स्टेज 1, 2 एंड 3। तो स्टेज 2 था हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स का स्टेज था। हमारा जो MP था और हमारा AP था वो भी दोनों इंक्रीज हो रहे थे, तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स वाला स्टेज था, स्टेज 1। और जो स्टेज 2 था वो था डिक्रीजिंग स्टेज था, मतलब डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाला स्टेज था। इसमें MP भी डिक्रीज हो रहा था और AP भी डिक्रीज हो रहा था। और रिटर्न्स का स्टेज था, और MP इज़ डिक्रीजिंग स्टेज ऑफ। और जो स्टेज 3 था हमारा वो था जो स्टेज 3 था हमारा वो भी डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाला स्टेज था। उसमें क्या हो रहा था, कांस्टेंट रिटर्न्स वाला स्टेज था। इसमें जो TP था और MP था दोनों नेगेटिव हो रहे थे, मतलब एक में इंक्रीजिंग स्टेज था,
स्टेज 1 को हम कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स वाला स्टेज, स्टेज 2 को हम कहेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स वाला स्टेज, और स्टेज 3 था उसमें भी एमपी और इंक्रीजिंग, वो तो नेगेटिव ही हो गए थे। मतलब इसमें जो स्टेज 2 था इसमें तो थे नेगेटिव थे, बट डिक्रीज हो रहे थे बट नेगेटिव नहीं हुए थे, बट स्टेज 3 में नेगेटिव ही होने लग गए थे हमारे जो एमपी और एपी थे। तो ये हो गया हमारा 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, राइट। तो ये हो गया हमारा क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट। तो हम अब तक टोटल प्रोडक्ट डिस्कस कर चुके हैं, हम मार्जिनल प्रोडक्ट डिस्कस कर चुके हैं, और हम अब डिस्कस करेंगे एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है? तो एवरेज प्रोडक्ट इज द पावर यूनिट आउटपुट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। ओके, एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जितने भी हमारे पूरी प्रोडक्शन में हमारे ये पूरी फैक्ट्री है, राइट। तो हमारे अगर 500 एप्पल्स प्रोड्यूस होते हैं, हमारी ये फैक्ट्री में 500 क्लोथ्स प्रोड्यूस होते हैं, और हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट आती है वो आ जाएगी 500। अगर हमारी एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी 10, तो ये आ जाएगा 5,000 आ जाएगी। तो हमारी पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है? अगर 500 आ गया और इसको हमने डिवाइड कर दिया 5 से, तो हमारी पर यूनिट की कॉस्ट कितनी आई थी? 10। तो 10 हो गया हमारी एवरेज प्रोडक्ट की, मतलब जितने भी हमने प्रोडक्ट यूज़ किए उसकी एक का कितना आया हमारा प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा हमारा एवरेज प्रोडक्ट। तो इट इज़ ये होता है पावर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। इसकी डेफिनेशन ये है कि टोटल प्रोडक्ट को अगर हम डिवाइड कर देंगे उसकी क्वांटिटी से, जितना भी हमारा टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, अगर हमारे टोटल जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है क्वांटिटी को उससे मल्टीप्लाई करके, तो आ जाएगा वो कितना? 5,000 रुपीज़। तो उसको हम डिवाइड कर देंगे जो हमारी क्वांटिटी लगी है। क्वांटिटी कितनी है हमारी? क्वांटिटी है हमारी 10, तो डिवाइड कर देंगे इससे, तो आ जाएगा हमारा 500 रुपीज़। तो 500 आ गया हमारा। अगर हम डिवाइड कर देंगे जितनी हमारी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ है, क्वांटिटी तो 500 और टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है ये, तो ये आ जाएगा 10। तो ये आ गया हमारा एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय n। इसका ये फॉर्मूला आप याद कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन मैंने आपको बताया था कि ये एक रिलेशनशिप होता है इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में। इनपुट्स का मतलब रॉ मटेरियल्स के बीच में, और आउटपुट्स का मतलब जो हमारा लेबर वगैरह जो बन के जो हमारा आउटपुट तैयार होके आया है उसके बीच में रिलेशनशिप है। इनपुट्स का मतलब लेबर हो गया, आपका रॉ मटेरियल हो गया। इट स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप। तो एक रिलेशनशिप है किस किस के बीच में? आउटपुट्स एंड इनपुट्स के बीच में। आउटपुट्स एंड इनपुट्स के बीच में। तो आउटपुट्स का मतलब क्या होता है? जो हमारा प्रोडक्ट तैयार होके आया है, जितने भी हमने प्रोडक्शन करी, जो हमारा उससे प्रोडक्ट रेडी होके आया, हमने जितने लेबर यूज़ किए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, इन सबको यूज़ करके जो हमने आउटपुट जो हमारा तैयार हुआ वो हो गया हमारा आउटपुट। हमारा जो प्रोडक्ट तैयार हुआ, हमारे जो क्लोथ रेडी हुआ, और इनपुट हो गया जो चीज़ें यूज़ हुई, लाइक हमारी मशीनरी यूज़ हुई, रॉ मटेरियल यूज़ हो गया। तो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब यही है कि एक रिलेशन है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बीच में और लॉन्ग रन उसके बीच इन फिजिकल इनपुट्स के बीच में और फिजिकल आउटपुट्स के बीच में। तो ये फिर जो प्रोडक्शन फंक्शन है हमारा, ये दो टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है ये वाला अपने प्रीवियस वीडियोस में, तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। ओके, तो हमने जो अभी लास्ट में डिस्कस किया कि दो टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं। एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड द अदर वन इज़ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसका मीनिंग क्या होता है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द वेरिएबल इट इज़ अ वेरिएबल टाइप प्रपोर्शन फंक्शन स्टडीज द बिहेवियर ऑफ आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू चेंज वेरिएबल फैक्टर ओनली। तो जो हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन होता है, हम जो किसी भी प्रोडक्शन फंक्शन में हमारे दो वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है हमारा कौन सा वेरिएबल? एक होता है हमारा फिक्स फैक्टर्स। फिक्स का मतलब जो लैंड है, और एक होता है हमारा
वेरिएबल फैक्टर्स, वेरिएबल का मतलब जो चेंज होते रहते हैं, लाइक हमारी जो लेबर है, हमारी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज़्यादा हम लेबर लगाएंगे, ज़्यादा लेबर लगाएंगे तो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये वेरी करते रहते हैं, चेंज ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये वेरी करते रहते हैं हमारे आउटपुट प्रोड्यूस होने के साथ। तो जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें क्या होगा कि फिक्स फैक्टर तो हमारा फिक्स्ड रहेगा, ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, इसमें ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। तो जो फिक्स फैक्टर ही हो तो हमेशा फिक्स ही रहेंगे, तो हम जो चेंजेस कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में हमारा चेंज होगा। ओके, तो ये ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है, इसको हम कहते हैं वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल में चेंजेस होंगे बट फिक्स में टाइम चेंज करने में टाइम लगता है, तो हम वो करेंगे लॉन्ग रन में, तो इसमें फिक्स में चेंजेस नहीं होंगे। तो ये ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है जिसमें वेरिएबल में चेंजेस होते हैं बट फिक्स्ड में चेंजेस नहीं होते, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ओके, हमने लास्ट जो हमारा चैप्टर था प्रोडक्शन वाला उसमें हमने डिस्कस किया था एक लॉ, उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। हमने उसमें 3 स्टेजेस डिस्कस किए थे कि किसी भी प्रोडक्शन में 3 स्टेजेस होते हैं हमारे, राइट। एक 3 स्टेजेस होते हैं, उसका नाम होता है, एक स्टेज का नाम होता है 1, देन इज़ 2 एंड देन इज़ 3। तो ये जो हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है ये कहता क्या है ये लॉ। Law variable proportion states that as more and more units of variable factor is used, marginal product eventually situation may come marginal product of the variable factor declining. It causes fixity of the factor, impact imperfect substitutes of security, poor coordination between the factors. Okay, law variable proportion कहता है कि हम जितना भी ये जो मैं आपको लॉ बता रही हूँ ये वाला, इस लॉ का नाम है कौन सा, इस लॉ का नाम होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये लॉ है वेरिएबल प्रपोर्शन का। ये लॉ कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम किसी भी यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे, हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, फिक्स्ड और एक है वेरिएबल फैक्टर। अगर हम फिक्स्ड को फिक्स रखेंगे और वेरिएबल को बढ़ाते जाएंगे तो ये लॉ कहते हैं कि एक को हमने फिक्स रखा है, इसको हम कभी भी वेरिएबल में चेंज नहीं करेंगे, हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा। और फिक्स्ड को हमने फिक्स्ड रखा बट वेरिएबल को हम चेंज करते गए, तो वेरिएबल फैक्टर से क्या होगा कि एक सिचुएशन आ जाएगी जब हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, पहले तो हमारा इंक्रीज़ करेगा मार्जिनल प्रोडक्ट, जैसे ही हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है ये इंक्रीज़ कर रहा है, बट एक सिचुएशन आ जाएगी जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा, इसको हम कहते हैं स्टेज 2। और एक सिचुएशन आ जाएगी हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट और डिक्लाइन हो जाएगा और ये मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव ही हो जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा स्टेज 3 प्रोडक्शन की। तो एक पहले स्टेज हमारे में क्या होगा कि पहले मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज़ होना शुरू कर देगा अगर हम किसी एक फैक्टर को फिक्स रखेंगे और दूसरे को वेरिएबल रखेंगे, तो ऐसा स्टेज आ जाएगा कि हम पहले जो हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, देन हो जाएगा डिक्रीज़ और देन होने लग जाएगा डिक्लाइन। जैसे ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है तो ये हो जाएगा पहले इंक्रीज़ हो रहा है, फिर हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, देन हो रहा है ये डिक्लाइन। तो यही है इसका फॉर्मूला। और ये डिक्लाइन किसकी वजह से होता है कि हमारा पुअर इसके कुछ कॉजेज़ बताए हैं, कॉजेज़ को ऐसे आते नहीं एग्जाम्स, बट इसको माइंड में रख लो 1-2 कॉजेज़ को। एक कॉज है कि फिक्सिटी ऑफ फैक्टर, जो लैंड है वो तो हमेशा फिक्स ही रहेगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से फिक्सिटी ऑफ फैक्टर की वजह से जो हमारा क्या होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है तभी काम करता है, और मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज़ होता है, फिर डिक्रीज़ होता है, फिर काम डिक्लाइन होने लग जाता है। और एक होता है कि इम्परफेक्ट फैक्टर्स, इसकी वजह से क्या होता है पुअर कोऑर्डिनेशन होता है वेरिएबल्स की वजह से। फिक्स्ड और वेरिएबल में क्या होता है पुअर कोऑर्डिनेशन होता है, पुअर कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या होता है, पुअर कोऑर्डिनेशन की वजह से होता है कि पहले एमपी इंक्रीज़ होने लग जाता है, फिर एक पॉइंट आता है जब एमपी डिक्रीज़ होने लग जाता है, वहाँ से फिर तो डिक्लाइन ही करने लग जाता है। तो यही कहता है हमारा शॉर्ट में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो हमने प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग तो स्टडी कर लिया कि प्रोडक्शन फंक्शन हमारा क्या है, हमारा बताता है कि इनपुट्स और आउटपुट्स में क्या हमारा रिलेशनशिप है, क्या हमारे इनपुट्स और आउटपुट्स में रिलेशनशिप है। प्रोडक्शन फंक्शन के भी हमने आगे 2 पार्ट्स आगे स्टडी किए। प्रोडक्शन फंक्शन के 2 पार्ट्स थे, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो शॉर्ट रन हमने स्टडी कर लिया कि इसमें हम क्या करते हैं, शॉर्ट रन
प्रोडक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो शॉर्ट में हम क्या करते हैं, हम एक इसको हम कहते हैं जो शॉर्ट रन को हम कहते हैं वेरिएबल टाइप प्रपोर्शन फंक्शन। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करेंगे, बट हमारे जो शॉर्ट रन फैक्टर्स हैं, मतलब हमारे जो फिक्स फैक्टर्स हैं, लाइक हो गया हमारा लैंड, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये आ गया हमारा इसका मीनिंग शॉर्ट रन का, क्योंकि शॉर्ट रन में हमारे पास टाइम जो होता है वो इतना लिमिटेड होता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम जो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं उसके अलावा कुछ चेंज कर पाएँ। तो हमारा जो फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ किस पे होता है, हमारा लैंड पे। हम चेंज नहीं कर सकते, बट हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं हमारे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में। बट उसके अलावा एक और प्रोडक्शन फंक्शन होता है, उसका मतलब है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग में क्या होता है भाई, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो टाइम होता है तो हम क्या कर पाएंगे, जो हमारे दोनों वेरिएबल्स हैं फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स, दोनों में चेंजेस ला सकते हैं। फिक्स में तो ला ही फिक्स में भी ला सकते हैं, पहले वाले में हम फिक्स्ड में नहीं ला सकते थे, बट इसमें फिक्स्ड में भी ला सकते हैं और वेरिएबल में भी ला सकते हैं। वेरिएबल में तो पहले भी ला सकते थे, बट इसमें फिक्स्ड में भी ला सकते हैं चेंजेस। ओके, तो ये आ जाएगा इसका मतलब। तो इसको हम जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, इसका एक और नाम है वेरिएबल टाइप प्रपोर्शन फंक्शन। इसका एक नाम है कांस्टेंट टाइप, कि इसमें जो दोनों फैक्टर्स हैं हमारे लिए कांस्टेंट होते हैं, हमारे लिए कोई भी ज़्यादा कम नहीं है, कोई भी ज़्यादा नहीं है। इसको भी हम इधर हम फिक्स फैक्टर को भी चेंज कर सकते हैं, इधर हम वेरिएबल फैक्टर को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। इट स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ आउटपुट रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन ऑल फैक्टर्स। तो हम इसमें सारे फैक्टर्स में चेंज ला सकते हैं इन कांस्टेंट रेशो में। इस फैक्टर में भी चेंज ला सकते हैं और इसमें भी ला सकते हैं कांस्टेंट रेशो में, राइट। तो ये आ जाएगा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग। तो हमने अब तक सब कुछ जो बेसिक टर्म्स हम डिस्कस कर चुके हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं एवरेज प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है, हम डिस्कस कर चुके हैं मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है, हम डिस्कस कर चुके हैं टोटल प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है, हम प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग डिस्कस कर चुके हैं कि रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, इनपुट्स एंड आउटपुट्स के बीच में। और प्रोडक्शन फंक्शन की मीनिंग के बाद हम डिस्कस कर चुके हैं कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का क्या मीनिंग है एंड हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का क्या मीनिंग है। तो ये बहुत सारे जो हमारे फैक्टर्स थे, ये सब हमारे डिस्कस हो चुके हैं। तो हमारे बेसिक टर्म्स क्लियर होती जा रही है धीरे धीरे। अब नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन, प्रोडक्शन फंक्शन इज ओनली अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स, ट्रू और फॉल्स। तो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशनशिप है इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में। हमें बताने कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है, प्रोडक्शन फंक्शन और है क्या, ये रिलेशनशिप भी तो है। किस किस के बीच में, फिजिकल इनपुट्स के बीच में एंड फिजिकल आउटपुट्स के बीच में। फिजिकल इनपुट्स क्या होते हैं हमारे, फिजिकल इनपुट्स क्या होते हैं हमारे, फिजिकल इनपुट्स का मतलब है कि जो हम रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्शन को बनाने के लिए, हम किसी लेबर का यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्शन का बनाने के लिए। और हम क्या करते हैं, आउटपुट का मतलब जो हमारा प्रोडक्ट रेडी होके आया। अगर हम किसी क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म में काम करें तो हमारा जो क्लोथ रेडी होके आया है वो हो जाएगा हमारा आउटपुट। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग ये है कि रिलेशनशिप है ये किस किस के बीच में, इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में। तो हम यही बताते हैं कि हम कौन से रिसोर्सेज यूज़ करें जिससे हमारा जो मैक्सिमम आउटपुट है वो जनरेट हो सके। ओके, तो यही इसका मीनिंग था प्रोडक्शन फंक्शन का, कि एक रिलेशनशिप है, टेक्निकल रिलेशनशिप है इनपुट्स एंड आउटपुट्स के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर अकर बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर इज एक्सक्लूसिवली यूज इन प्रोडक्शन। ओके, तो जो हमारा जो लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन है वो क्या कहता है कि जब हमारा
लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर है, ये कहता है कि जो हमारे जब भी हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा एमपी एक बार डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा, फिर डिक्रीज़ होगा और फिर नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कि जब हमारा तो हम फर्स्ट स्टेज वन को कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स में ये बता कह रहा है क्वेश्चन में कि ये इसलिए अक्कर होता है क्योंकि जो फिक्सिटी ऑफ फैक्टर है, फिक्सिटी का मतलब क्योंकि लैंड जो है हमारा वो फिक्स्ड है, लैंड जो है हमारा वो फिक्स्ड फैक्टर है हमारा, तभी हमारा यूज़ हो रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो इसका इससे क्या लेना देना, जो फिक्सिटी फैक्टर है तो उससे लैंड इंक्रीजिंग रिटर्न से क्या लेना देना। अगर फिक्सिटी है फैक्टर की तो उसमें कोई और चेंजेस आएंगे जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किए। फिक्सिटी ऑफ फैक्टर की वजह से तो कुछ और चेंजेस आते हैं, हमने डिस्कस किए थे लास्ट स्लाइड में, राइट। ये इसमें हमने डिस्कस किया था कि जो चेंजेस आते हैं ये वाले वो इसकी वजह से नहीं आते, बट वो इसलिए आते हैं, वो डिक्रीजिंग रिटर्न्स के जो हमारा फिक्सिटी ऑफ फैक्टर का जो कॉज है वो डिक्रीजिंग रिटर्न में चलता है, ना कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स में। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल फॉल्स है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इसमें भी यही कहा है कि जो हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाला स्टेज है, मतलब जो हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न्स वाला स्टेज है, उसमें आता है कि हमारा फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का कंसेप्ट, बट इंक्रीजिंग रिटर्न्स में हमारा इसमें कोई इसका यूज़ नहीं है। वेरिएबल फैक्टर विल अक्कर बिकॉज ऑफ द प्रोड्यूसर टू फेल टू मेंटेन द आइडियल रेशो। वेरिएबल फैक्टर इसलिए हमारा अक्कर हुआ इंक्रीजिंग रिटर्न्स में क्योंकि जो हमारा प्रोड्यूसर था वो फेल कर गया, उसको पता ही नहीं चला आइडियल रेशो क्या होती है हमारी बिटवीन द फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ फिक्स फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर की वजह से उसको पता ही नहीं चला, फिक्स फैक्टर का रोल तो है बट सिर्फ और सिर्फ फिक्स फैक्टर का खाली रोल नहीं है उनके, इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो मेन हमारा कंसेप्ट आ जाएगा वो आएगा किसका, आइडियल रेशो का। प्रोड्यूसर को पता ही नहीं चला जो हमारी आइडियल रेशो है वो क्या होनी चाहिए, रेशो का मतलब जो हमारे डिवीजन में आता है एक्स और वाई का अमाउंट वो क्या होना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो इंक्रीजिंग रिटर्न वाला स्टेज है उसमें हमारा एमपी इंक्रीज होता है, तो इसमें फिक्सिटी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक आइडियल रेशो से मतलब है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स, हमें इसमें भी बताना है ट्रू और फॉल्स। ये बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के चलना है। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो हमने कवर कर लिए हैं, अब थोड़े से माइंड वाले क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ट्रू और फॉल्स, ऑन अ पीस फॉलिंग एम पी मस्ट ऑल्सो फॉल, ओके। तो इसमें कह रहा है कि जब ए पी फॉल होता है तो ज़रूरी है कि एम पी भी फॉल होगा, नो। ट्रू है ये तो स्टेटमेंट। हमें पता है कि जब ए पी फॉल होती है, जो इसमें जो हमारा जो था हमारा लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन था उसमें हमने डिस्कस किया कि हमारा एम पी है और ये है हमारा ए पी है, ये हमारा देन इट इज़ आर एम पी। तो जब हमारा एम पी इंक्रीज़ होता है तभी भी हमारा ए पी भी इंक्रीज़ होता है, जब एम पी डिक्रीज़ होता है तब एम पी भी डिक्रीज़ होता है, ए पी और एम पी। तो इसमें जो रिलेशनशिप है वो क्या है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब एम पी ए पी डिक्रीज़ होगा तब एम पी भी डिक्रीज़ होगा, बिकॉज अनलेस एम पी जब एम पी जब तक फॉल नहीं होगा तब तक ए पी भी फॉल नहीं कर सकता। तो ये है इसका मीनिंग। एम पी मस्ट ऑल्सो फॉल बिकॉज अनलेस एम पी फॉलिंग ए पी विल नॉट ऑल्सो फॉल। तो एम पी और ए पी में क्या है हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप, जब एम पी फॉल करेगा तब हमारा ए पी भी फॉल करेगा। तो इसका आंसर बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट इज ए पी इज़ इक्वल टू एम पी वेन ए पी इज़ मैक्सिमम। तो इसमें पूछा हुआ है कि जब ए पी एम पी के बराबर होगा, जब ए पी मैक्सिमम है। हमारा ए पी मैक्सिमम कब होता है, हमारा जब ए पी मैक्सिमम होता है, ये ए पी मैक्सिमम होगा तब हमारा एम पी ए पी के इक्वल होगा। तो इसका आंसर हम रीड करते हैं, दो ए पी इज़ मैक्सिमम एंड ए पी इज़ इक्वल टू ए पी इन केस एम पी कट्स अ पॉइंट पी। तो ये बिल्कुल फॉल्स है, ज़रूरी नहीं कि जब हमारा ए पी मैक्सिमम होगा तब हमारा ए पी और एम पी बराबर होंगे, राइट। ए पी और एम पी तो तब बराबर नहीं होंगे, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम पी इज़ द रेट ऑफ टी पी। तो हमने एम पी का मीनिंग डिस्कस कर चुके हैं। एम पी का मीनिंग यही होता है कि जो एम पी होता है वो होता है टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस वन। तो एम पी किसकी वजह से निकल रहा है, ये निकल रहा है टी पी की वजह से। तो एम पी हमारा निकल के इसकी वजह से रहा है टी पी। तो ये एम पी जो है वो रेट ही तो है टी पी का, ये बता रहा है कि एम पी जो टी पी है वो कब कम या घट रहा है। जैसे ही अगर हमारा टी पी है तो ये एम पी चेंजेस तो बताता है, वो चेंजेस
किसकी हेल्प से बताता है? एमपी टीपी की हेल्प से एमपी चेंजेस बताता है। तो एमपी जो एक है वो रिलेशनशिप किसकी वजह से है? एमपी का जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ और सिर्फ टीपी की वजह से है। तो ये जो है स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एमपी इज़ द रेट ऑफ टीपी, इंक्रीजिंग एमपी इम्प्लाइज अ टीपी। तो अगर एमपी इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि हमारा टीपी भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जो टीपी इंक्रीज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एमपी जो इंक्रीज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ टीपी की वजह से हो रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट। डिमिनिशिंग एमपी का मतलब है कि जब टीपी है हमारा वो भी डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों में बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप चलेगी, क्योंकि जो एमपी होता है वो आता ही टीपी के बेसिस पे। टीपी का एमपी का फॉर्मूला ही यही है, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन। तो इसका फॉर्मूला ही यही है जो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो जो हम बात करते हैं कि जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होती हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होते हैं, उसमें रिटर्न्स टू फैक्टर का क्या मीनिंग है? तो रिटर्न्स टू अ फैक्टर रेफर्स टू बिहेवियर ऑफ फिजिकल आउटपुट owing to change in physical output input of a constant variable factor fixed factor remaining constant। ओके, तो रिटर्न्स टू अ फैक्टर का मीनिंग है कि हम हमारा फिजिकल आउटपुट पे क्या चेंज आया, फिजिकल इनपुट की वजह से हमारा फिजिकल आउटपुट पे क्या चेंज आया। इनपुट्स की वजह से जो हमारे रॉ मटेरियल्स वगैरह थे, हमारा जो लेबर था, हम उसमें हमारा आउटपुट पे क्या, उसकी वजह से हमारा आउटपुट पे क्या चेंज आया। और हमारा उसमें फिक्स फैक्टर कांस्टेंट है। फिक्स फैक्टर का मतलब हमारे लैंड कांस्टेंट है, और हमारा सिर्फ चेंजेस जो आ रहे हैं फिजिकल इनपुट्स में आ रहे हैं, फिजिकल इनपुट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। चेंजेस जो आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इनपुट्स में आ रहे हैं। इनपुट्स का मतलब रॉ मटेरियल वगैरह में चेंजेस आ रहे हैं, और जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है मतलब कि लैंड है वो कांस्टेंट है, और हमें बताना है कि चेंजेस कितने हुए हैं हमारे इनपुट में हमारे उसकी वजह से, आउटपुट की वजह से। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा इसका मीनिंग रिटर्न्स का मैटर। और जो रिटर्न्स हो सकते हैं हमारे वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स, एक होता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स, और एक होता है हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो ये आ जाएगा हमारे 3 टाइप्स के रिटर्न्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई शुड टी पी वी बी मैक्सिमम एंड एम पी इज इक्वल टू 0। ओके, जब ये कह रहे हैं कि जब हमारा टी पी मैक्सिमम होता है तो हमारा एम पी क्यों 0 होता है। तो टी पी और एम पी का क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जो एम पी होता है वो टी पी के बेसिस पे ही निकाला जाता है। जब हमारा टी पी मैक्सिमम होगा उसकी जो वैल्यू होगी तो हमारा एम पी 0 होता है। तो हमें प्रूव करना है कि ऐसा क्यों होता है। तो इट इज़ बिकॉज एम पी इज़ द रेट ऑफ टी पी when mp is equal to 0 there is no change in tp। ओके, जब mp जो था हमारा ज़ीरो के इक्वल था तो हमारा टीपी में कोई चेंज नहीं आया। तो टीपी तब हमारा टीपी में हमारा कोई चेंज नहीं आया, तो हमारा इसका मतलब था कि टीपी हमारा मैक्सिमम था और एमपी हो जाएगा हमारा 0। तो इसमें यही था कि जब हमारा टीपी हमारा 0 होगा तो हमारा क्या होगा, एमपी में कोई चेंज नहीं आएगा। और टीपी हमारा इसका मतलब है मैक्सिमम होगा, और जब टीपी मैक्सिमम होगा तो हमारा एमपी 0 के इक्वल होगा। तो इसमें ये रिलेशनशिप है टीपी और एमपी के बीच में। जो एमपी है वो डिपेंड करता है टीपी पे, और टीपी का एमपी का फॉर्मूला क्या होता है? टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन। तो एमपी का जो सारा का सारा फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ टीपी की वजह से है। तो जब टीपी हमारा मैक्सिमम होगा तो एमपी होगा हमारा 0। ओके, तो जब टीपी मैक्सिमम है तो एमपी में कोई चेंज नहीं आया, मतलब एमपी मैक्सिमम है, और तब हमारी टीपी मैक्सिमम है और एमपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये आ जाएगा इसमें हमारा टीपी और एमपी का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रेलिवेंट स्टेजेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ बिहेवियर। 3 स्टेजेस होते हैं प्रोडक्शन के, 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है इंक्रीजिंग स्टेज, देन होता है डिक्रीजिंग, देन होता है हमारा डिमिनिशिंग स्टेज। तो जो फर्स्ट स्टेज है हमारा उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। चेंज इन कोरस्पॉन्ड टू इंक्रीजिंग एमपी। इसमें हमारा ये आता है कि हमारा एमपी भी इंक्रीज होता है, और हमारा जो हमारा एपी होता है उसमें भी हमारा चेंजेस इंक्रीजिंग ही आते हैं। और जो सेकंड स्टेज होता है उसमें हमारा डिक्रीजिंग एमपी वाला स्टेज होता है, और थर्ड स्टेज होता है हमारा नेगेटिव एमपी वाला स्टेज।
We know that reciprocal of productivity so that we can see the stage 1 corresponding to a decreasing MP stage to corresponding to increasing MP in states to correspond to negative MP. तो ये जो हमारे 3 स्टेजेस हैं इसमें यही है कि पहला स्टेज हमारा है इंक्रीजिंग एमपी का स्टेज, देन इज आर डिक्रीजिंग एमपी का स्टेज, देन इट इज आर नेगेटिव एमपी का स्टेज. ओके, नो फॉर्मर वुड लाइक टू फॉलोइंग दिस प्रोड्यूसर एप्लीक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ स्टेज व्हेन ऑल द थ्री स्टेज 1 एंड स्टेज 3 आर रिबंडेंट. जब हमारे स्टेज 1 और स्टेज 3 रिबंडेंट होंगे, मतलब कोई चेंजेस नहीं आएंगे उसमें, तब हमारा जो रेलिवेंट स्टेज है तो वो बनेगा प्रोड्यूसर का. जो रेलिवेंट स्टेज होता है हम कहते हैं उसे है स्टेज 2 को हमारा रेलिवेंट होता है, जो हमारा एमपी भी डिक्रीज होता है और हमारा एपी भी डिक्रीज होता है. तो दैट इज आर रेलिवेंट स्टेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमपी कैन बी नेगेटिव बट नॉट द एपी. तो जो हमारा एमपी था वो तो नेगेटिव हो सकता, सबको पता है कि जो हमारा थर्ड वाले में है जो हमारा एमपी है वो तो नेगेटिव होता है, बट एपी ऐसे हो जाता है. तो एपी तो नेगेटिव नहीं होता, वो डिक्रीज ज़रूर होता है बट वो नेगेटिव नहीं होता, बट एमपी डिक्रीज होने लग जाता है, पूरा नेगेटिव हो जाता है. येस, एमपी इज़ नेगेटिव बट एपी कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि एपी जो है वो रेशो होता है किसके इसके बीच में, टीपी के बीच में और जो हमारे यूनिट्स हैं वेरिएबल के उसके बीच में. टीपी का मतलब टोटल प्रोडक्ट के बीच में, हमारे जो यूनिट्स बने हैं वेरिएबल के उसके बीच में, और वेरिएबल फैक्टर के बीच में. और एमपी का मतलब है कि एडिशन होता है, मतलब टीपी में कितना चेंज आया उसके बेसिस पे हम एमपी कैलकुलेट करते हैं. तो एमपी इज इक्वल टू टीपीएन माइनस 1. तो जो एमपी है हमारा 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है, बट जो हमारा एपी होगा वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और डिक्रीजिंग होगा, बट कभी नेगेटिव सिचुएशन में नहीं जाएगा. तो ये था इसमें डिफरेंस. तो इसका कमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिमिनिशिंग रिटर्न्स आर रिवर्स टू अ मैकेनिज्म हाउ डज द इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर. तो हमारा क्या होगा जब हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएंगे, हमारा रिवर्स आएगा एग्रीकल्चर के मैकेनिज्म पे, तो हमारा उससे एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर पे क्या अफेक्ट पड़ेगा. जब हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएंगे तब उससे हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर पे क्या अफेक्ट पड़ेगा. Mechanism implies the use of capital machinery in place of labor. It raises the productivity of labor, of course, but leaves the emergency of surplus labor situation all of us in unemployment. तो हमारा क्या होगा जब हमारे डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएंगे, तो हमारा इसका मतलब है कि हमारी जो कैपिटल है वो मशीनरी है वो ज़्यादा यूज़ होगी, तो इससे क्या होगा हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, बट जो हमारी इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे जो लेबर्स हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन सफ़र करेंगे. तो हमारे मैकेनिज्म से क्या होगा, हमारा कैपिटल मशीनरी यूज़ होगी, लेबर इंक्रीज़ होगा, बट जो हमारी वर्कर्स हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन सफ़र करेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से, या फिर जो हमारा रिवर्स मैकेनिज्म चलेगा एग्रीकल्चर में उसकी वजह से. तो एम्प्लॉयमेंट पे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट सफ़र होगी, क्योंकि जो मशीनरी वगैरह है वो ज़्यादा यूज़ होगी और जो लोग हैं उनकी ज़्यादा नीड नहीं होगी, इसलिए उनको निकाल दिया जाएगा और उनकी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अराइज हो जाएगी इस स्टेज में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एनपी बिकम्स कांस्टेंट एट द मैक्सिमम व्हाट हैपन्स टू एमपी. ओके, तो इसमें ये कि जब हमारा टीपी मैक्सिमम होता है तब एमपी पे क्या असर सबको पता है कि जब हमारा टीपी मैक्सिमम होता है तो हमारा एमपी ज़ीरो हो जाता है. तो ये इन दोनों में रिलेशनशिप है कि जब मैंने टी पी इज़ मैक्सिमम एम पी ज़ीरो, क्योंकि जो एम पी है वो डिपेंड किस पे करता है, टी पी पे. उसका फॉर्मूला ही होता है टी पी एन माइनस 1. तो जो एम पी का सारा जो जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ टी पी पे होता है, टी पी के बढ़ने या कम होने से. जब हमारा एम पी मैक्सिमम हो जाएगा तो मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो टी पी को क्या बढ़ना पड़ेगा, ज़ीरो. तो ये था इन दोनों में रिलेशनशिप. व्हेन टी पी इज़ कॉन्स्टेंट या मैक्सिमम हो जाएगी तो हमारी जो एमपी है तो वो हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी हमारी एमपी. तो ये था इन दोनों में रिलेशनशिप टीपी और एमपी के बीच. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स द यूनिवर्सल लॉ व्हाई इट इज़ फाउंड इन मच हायर इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक दैट और यूएसए एंड इंडिया गिव टू रीजन्स. तो जो हमारा अगर हम बोलते हैं कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न वाला जो लॉ है वो एक यूनिवर्सल लॉ है, वो हर जगह अप्लाई होता है. बट ऐसा क्यों है कि वो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ में दिखता है, लाइक यूएसए या इंडिया, यूएसए में दिखता है इंडिया को छोड़ के. ऐसा क्यों है, अगर वो हर जगह लग रहा है लॉ तो हर जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसका. बट हमें दिखता है कि डेवलप कंट्रीज़ लाइक यूएसए हो गया, हमारा यूके हो गया, उसमें ज़्यादा दिखते हैं ये वाले लॉज एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया. तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके दो हमें रीजंस देने हैं. इट इज़ अ फैक्ट दैट
जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज़ अ यूनिवर्सल लॉ, इट ऑपरेट्स इन ऑन इकोनॉमीज इन मोर डेवलप्ड और लेस डेवलप्ड। तो ये एक लॉ है, तो ये हर जगह ऑपरेट करेगा, या वो कंट्री मोर डेवलप्ड हो या लेस डेवलप्ड हो, एज एम पीज आर डेवलप्ड इकोनॉमीज, बिकॉज डेवलप्ड इकोनॉमीज यूज अ मच मोर एडवांस टेक्नोलॉजी। बट जो वाला लॉ है ये डेवलप कंट्रीज में ज़्यादा अच्छी तरह वर्क करेगा, क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं। नॉट लेस देन डेवलप्ड इकोनॉमीज are check on the labor at these levels. With much capital, much more the poor countries, according to the efficiency of labor is much higher in that of USA than India. तो जो हमारी यूएसए और इंडिया उसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। सबसे ज़्यादा तो ये कि जो यूएसए वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी यूज़ होती है, टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी है तो मतलब हमारा एमपी इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट है कि हमारी जो यूएस टेक्नोलॉजीज़ है उसमें ज़्यादा अच्छी लेबर कैपिटल यूज़ होती है, लेबर एंड कैपिटल यूज़ होगी, तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी हमारी, एफिशिएंसी ऑफ लेबर इज़ मच हायर। तो हमारी एफिशिएंसी जो होगी लेबर की वो यूएसए में बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो ये आ जाएगा इसका सिचुएशन कि वहाँ पे अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, वहाँ ज़्यादा रॉ मटेरियल्स, वहाँ पे ज़्यादा कैपिटल बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे ये है कि हमारी, बट इंडिया में देखें तो हमारी एफिशिएंसी बहुत पुअर है, और हम ज़्यादा अच्छी अच्छी हमारे पास मशीन्स नहीं है यूज़ करने के लिए, अच्छी कैपिटल नहीं है, और हमारी टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं है। तो इसलिए हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जो रिटर्न्स है वो अच्छा काम करता है कहाँ पे, डेवलप कंट्रीज एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप कंट्रीज़ में आ जाएगी हमारी यूएसए, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ जाएगी हमारी इंडिया। तो दैट इज़ ट्रू। तो हमने प्रोडक्शन वाले जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्ट वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। इसको आपको देखने के लिए पहले 2 वीडियोस देखने पड़ेंगे। मैंने जो प्रोडक्शन वाला चैप्टर अपने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया, और जो कॉस्ट वाला चैप्टर है वो सेकेंड वीडियो में कंप्लीट किया, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? Cost is expenditure incurred by producer on purchase of factor as well as non-factor inputs. Cost का मतलब उसने वो एक्सपेंडिचर इनकर किया है, उसने वो खर्चा इनकर किया है प्रोड्यूसर ने ऑन परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट्स की परचेज में भी, और नॉन फैक्टर इनपुट्स की परचेज में भी। फैक्टर इनपुट्स का मतलब रॉ मटेरियल, इन सब की परचेज में भी, और नॉन फैक्टर का मतलब कैपिटल मशीनरी, इन सब की। तो जो कॉस्ट है वो हर जगह एक्सपेंडिचर हुआ है प्रोड्यूसर के द्वारा किन किन चीज़ों पे, या वो फैक्टर इनपुट्स हो सकते हैं या वो नॉन फैक्टर हो सकते हैं। फैक्टर इनपुट्स में आ जाएगी आपकी लेबर, या तो आपकी आ जाएगी रॉ मटेरियल, और नॉन फैक्टर इनपुट्स में आ जाएगी आपकी कैपिटल या फिर मशीनरी। तो कॉस्ट का मतलब एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is explicit cost? Explicit cost is the cost incurred on account of purchase affected non-factor input from the market. तो explicit cost का मतलब हमने जो खर्चा किया है वो किसी बाहर से किया है, मतलब हमारी जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो सकता था सामान उससे नहीं किया है, बट किसी बाहर से खर्चा किया। फॉर एग्जांपल हमारी फैक्ट्री जो है वो है क्लोथ्स की, बट हमें कुछ और चीज़ें चाहिए, लाइक हमें चाहिए बाहर से बिस्किट्स। तो हमने जो खर्चा की वो अपनी फैक्ट्री से तो हम कर नहीं सकते, हमने बाहर से खर्चा किया, उससे जो कॉस्ट इनकर हुई है उसको हम कहेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑन परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। तो इसका मतलब यही है कि हमने जो कॉस्ट एक्सपेंडिचर इनकर की है वो किसके बेसिस पे है, नॉन फैक्टर इनपुट्स की वजह से है। मार्केट में जो नॉन फैक्टर इनपुट्स हैं हमारी जो प्रोडक्शन में नहीं लग रहे, हमारी फैक्ट्री में जो यूज़ नहीं हो रहे, तो हमने बाहर से करा है वो एक्सपेंडिचर, तो इसे हम कहेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। Next is, what is opportunity cost? Opportunity cost is the total sacrifice involved in producing a given level of output. तो opportunity cost का मतलब है हमने कितना sacrifice किया involved in producing a given level of output. तो अगर हमने किसी given level of output को बनाया, हमने अपने 100 बिस्किट्स प्रोड्यूस किए, तो अगर हम 100 बिस्किट्स प्रोड्यूस ना करते, हम कहीं और जाते, उसको हम कहीं खर्च कर सकते थे पैसे, हम कोई मूवी देख सकते थे, बट हमने उस जगह पे पैसा वो खर्च किया, तो ये हो जाएगी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि इसको हमने छोड़ के वो काम किया, मूवी देखने जा सकते थे बट हमने उसकी जगह क्या किया, प्रोड्यूस किया वो 100 पैकेट्स बिस्किट्स के, तो ये आ जाएगी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट इज़ अ टोटल सेक्रीफाइस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हमने जो भी सेक्रीफाइस किया, हमने अपनी मूवी नहीं देखी उसके चक्कर में, तो वो आ जाएगा हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ टोटल कॉस्ट?
टोटल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो जो टोटल कॉस्ट है वो सम टोटल है किसका, फिक्स्ड कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट का, corresponding to a given level of output. Total fixed cost is the cost which does not change the level of output. Total variable cost is the cost that increases the level of output. तो total fixed cost का मतलब एक ऐसी cost जो change नहीं होती, जो हमारा output change होता रहता है उसके according change नहीं होती, but variable cost का मतलब ये change होती रहती है variable के कम या बढ़ने होने से। total cost का मतलब ये change है, हमारा sum है total fixed cost का और total variable cost का। total fixed cost का मतलब ये change होती रहती है हमारे variable को, नहीं होती हमारे वेरिएबल को कम या ज़्यादा करने से, बट वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती रहती है हमारे वेरिएबल को कम या ज़्यादा करने से। तो ये आ जाएगा हमारा इसका मीनिंग टोटल कॉस्ट का। नेक्स्ट इज व्हाट इज marginal cost. The marginal cost is the additional cost owing to a production of an additional unit of output. Since additional cost can only be a variable cost, it is estimated at TBC n minus TBC n minus 1. तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हमने किसी एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करी है। फॉर एग्जांपल हम 10 पैकेट बना रहे थे बिस्किट्स के, बट हमने 11 पैकेट बनाना शुरू कर दिए। जो एक पैकेट की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है उसे हम कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट। इट इज़ द एडिशनल कॉस्ट, ये हमें एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आई है एक प्रोडक्शन, एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट के प्रोडक्शन को करने के लिए। सिंस एडिशनल कॉस्ट कैन ओनली बी वेरिएबल कॉस्ट, जो एडिशनल कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है, क्योंकि जो कॉस्ट आती है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, ना कि फिक्स्ड कॉस्ट। वो कोई लैंड की कॉस्ट नहीं है, बट एक प्रोडक्ट्स की कॉस्ट है, तो ये एडिशनल कॉस्ट है। तो इसका फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा TBC n माइनस TBC n माइनस 1। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि फिक्स्ड हो नहीं सकती, टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल TBC n माइनस 1। ओके, तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन TC एंड MC? MC is additional cost. One output increases by the rate of HC increases. Accordingly, the following regions of merger between TC and MC is at increasing rate. MC increasing, TC is constant, MC constant, TC is diminishing, MC is decreasing. तो जो TC और MC में जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब हमारा TC इंक्रीज़ होगा तो हमारा MC भी इंक्रीज़ होगा, जब TC डिक्रीज़ होगा MC भी डिक्रीज़ होगा, क्योंकि जो MC है वो डिपेंड ही TC पे करता है। इसका फॉर्मूला यही है कि MC का जो MC का फॉर्मूला है वो यही है कि TBC n माइनस TBC n माइनस 1। तो जो MC डिपेंड करेगा वो सिर्फ और सिर्फ TBC पे करेगा। जब MC इंक्रीज़ करेगा तो TBC भी इंक्रीज़ करेगा, जब MC डिक्रीज़ करेगा तो TBC भी डिक्रीज़ करेगा। तो इनमें रिलेशनशिप बिल्कुल डायरेक्ट है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन MC एंड AC? इफ़ एवरेज कॉस्ट इज़ फॉलिंग, जब हमारी एवरेज कॉस्ट फॉल करती है, एवरेज कॉस्ट का मतलब हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट आई, अगर टोटल हमारी कॉस्ट इतनी है उसको हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ यूनिट्स से तो वो आ जाएगी हमारी एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? मार्जिनल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? TBC n माइनस TBC n माइनस 1। तो एवरेज कॉस्ट जब हमारी फॉल करेगी, एवरेज कॉस्ट जो होती है हमारी यू शेप बनती है, तो एवरेज कॉस्ट जब फॉल करेगी तब हमारी MC क्या हो जाएगी? जब एवरेज कॉस्ट जब राइज करेगी तो हमारी MC राइज करेगी, तो हमारी जो एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट हो जाएगी तो हमारी इक्वल आ जाएगी MC के। तो इन जो दोनों के बीच में रिलेशनशिप है वो इन्वर्स चलता है AC एंड MC के बीच में। नेक्स्ट इज डिफाइन टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट रेफर्स टू एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट. एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर ने जितने भी एक्सपेंसेस करे हैं उसको हम कहेंगे टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट का मतलब हो सकता है प्रोड्यूसर ने एक लैंड बाय कर ली, उसके ऊपर एक मशीन खरीदी हो तैयार, लेबरर्स लगाए हो उसमें काफ़ी सारे, तो जितने भी जो ये लैंड वाली है तो आ जाएगी उसकी फिक्स्ड कॉस्ट, और जो उसकी मशीन्स लगी हैं उसके जो ये भी फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाएगा. बट उसमें जो लेबरर्स काम कर रहे हैं, जो उसकी और चीज़ों में खर्चा आया है वो आ जाएगा उसका वेरिएबल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट तो मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट का भी और वेरिएबल कॉस्ट का भी. ये दोनों में एक्सपेंडिचर इनकर हुए हैं प्रोड्यूसर ने एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए. गिवन लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर ने जितने भी एक्सपेंसेस करे हैं फिक्स्ड कॉस्ट में भी एंड वेरिएबल कॉस्ट में भी. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द जनरल शेप ऑफ AC कर्व. तो जो हमारी जनरल शेप होती है AC कर्व की वो होती है यू शेप्ड, तो ये आ जाएगा इसका यू शेप्ड. व्हाट इज द जनरल शेप ऑफ MC कर्व. तो जो MC कर्व है वो भी हमारा यू शेप्ड ही बनता है, तो ये इसकी शेप है. AC का फॉर्मूला क्या होता है? TBC डिवाइडेड बाय N.
एंड जो हमारा एम सी होता है उसका फॉर्मूला होता है टी वी सी एन माइनस टी वी सी एन माइनस वन। जितना अभी टी वी सी और जितना पहले था हमारा उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा मार्शल कॉस्ट एम सी कर्व। वाई इज टोटल कॉस्ट कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस? तो जो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्यों आती है? टोटल कॉस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो तो हमने एक बार ही यूज़ होगी, हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो बार बार तो लगनी नहीं। तो जो एक बार कॉस्ट लगनी है तो इसलिए वो आ जाएगी हमारी कांस्टेंट आएगी, मतलब इसका मतलब है पैरेलल आ जाएगी एक्स एक्सिस के। मतलब जितना भी हमारा आउटपुट प्रोड्यूस हो जाए बट ये वाली कॉस्ट जो है वो एक बार लगनी है, और आउटपुट की कमी या बढ़ने से ये कॉस्ट में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आएगा। इन विच कॉस्ट विल द एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल एंड ब्रीचेस ऑफ कैजुअल लेबरर्स भी इंक्लूडेड? तो जो ये सब जो कॉस्ट होती है हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट या तो हमारी लेबरर्स की कॉस्ट, ये सब कॉस्ट आती है हमारी किस में? वेरिएबल कॉस्ट में। जो लैंड की कॉस्ट है वो होती है फिक्स्ड, बट ये सब जो कॉस्ट होती हैं आती है वेरिएबल। ये आउटपुट के बढ़ने से इन सब कॉस्ट में इंक्रीज आता है और आउटपुट के कम होने से इन सब कॉस्ट में डिक्रीज आता है। तो ये आ जाएगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ जीरो लेवल ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू विच कॉस्ट? तो जो हमारी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट की कॉस्ट अगर नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए सी एंड ए बी सी टेंड्स टू इंक्रीज द हायर लेवल्स ऑफ आउटपुट। जो हमारा ए सी और ए बी सी के बीच में डिस्टेंस होता है वो इंक्रीज होने लग जाता है जैसे हमारे आउटपुट इंक्रीज हो जाते हैं। एग्जिट द कॉम्पोनेंट ऑफ ओबीसी इट इंक्रीज दैट आउटपुट टेंड्स टू इंक्रीज। तो इसलिए होता है कि क्योंकि हमारी जो कॉस्ट है वो पर यूनिट के हिसाब से कम आने लग जाती है। तो हमारी ए बी सी ऐसे बनता है और ए सी ऐसे बनता है और ये आउटपुट के साथ साथ इंक्रीज होने लग जाती है कॉस्ट। तो स्टेटमेंट ट्रू है। डस ए सी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द वाई एक्सिस? तो जो हमारी टी सी है वो ज़रूरी नहीं कि वाई एक्सिस पे स्टार्ट करेगी, क्योंकि हो सकता है जो टी सी है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी आएगी वेरिएबल कॉस्ट भी आएगी। इससे ज़रूरी नहीं कि वो वाई एक्सिस से ही हमेशा स्टार्ट करे। मार्जिनल कॉस्ट इंक्लूड्स बोथ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो जो मार्जिनल कॉस्ट है उसका फॉर्मूला यही है कि जो टी वी सी एन है, टी वी सी मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एन माइनस वन। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वही होता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। तो इसमें फिक्स्ड कॉस्ट का तो कहीं पे भी नाम नहीं है। तो ये जो एम सी है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करती है, ना कि फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसका मतलब ये कि एडिशनल कॉस्ट क्या आई किसी और आउटपुट को प्रोड्यूस करने से, तो इसमें फिक्स्ड कॉस्ट की कोई बात नहीं है। वाई शुड टी वी सी इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट एट द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन? तो हमारे जो 3 स्टेजेस होते हैं प्रोडक्शन के उससे हमारा जो टी वी सी है वो इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में डिक्रीज क्यों होता है? इन द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन increasing returns to factor because underutilization of fixed situation of MP a variable factor tends to rise causes does the productivity MP इट मे बी टी वी सी इंक्रीजिंग रेट एंड डिक्रीजिंग रेट। तो ये इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि जो इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में हमारे जो बेनिफिट्स होते हैं वो इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ फैक्टर के आते हैं, क्योंकि जो हमारा जो अंडर यूटिलाइजेशन जो फिक्स फैक्टर है वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं होता है। तो जो एम पी है हमारी वेरिएबल फैक्टर राइज करता रहता है, तो इससे क्या होता है हमारी प्रोडक्टिविटी राइज हो जाती है और जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट फॉल हो जाती है, तो हमारी डिक्रीजिंग रेट पे टी वी सी इंक्रीज होती है। तो ये था इसका रीज़न। डज लॉन्ग रन टी सी स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन? तो जो लॉन्ग रन टी सी है वो भी क्या ओरिजिन से स्टार्ट करता है? ये क्वेश्चन है। येस, लॉन्ग रन टी वी सी स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन बिकॉज इन द लॉन्ग रन ऑल कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट। लॉन्ग कॉस्ट में तो सारी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट ही आएंगी, कोई डिफरेंस नहीं है फिक्स वेरिएबल कॉस्ट में। और वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के साथ साथ वेरी करती हैं। जो अगर आउटपुट इंक्रीज करेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज करेगी। सो वन वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू जीरो तो हमारी वो भी जीरो होती है। ए टी सी मस्ट फॉल सिंपली बिकॉज ए बी सी
ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो ATC होता है वो प्लस होता है ABC और AC का। अगर हमारी ATC फॉल कर रही है तो हमारा क्या होगा, वो नहीं है कि ये भी फॉल करेगी, इसलिए तब फॉल करेगी जब हमारा सीजर प्रोडक्शन एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, द लेटेस्ट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रिड्यूस सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। तो इस तब करेगी जब दोनों फॉल हों। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि जब ATC फॉल हो तो इसमें वो भी फॉल हो जाए, क्योंकि जो ATC है वो कॉम्बिनेशन है ABC और AFC का। तो जब ATC फॉल करेगी तो ज़रूरी नहीं है कि ये भी फॉल करेगी, हो सकता है ये वाली इंक्रीज़ हो जाए जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज कंसिडर्स द कमर्शियल यूज व्हेन इट इज अफेक्ट द व्हाट इट अफेक्ट्स कॉस्ट ऑफ एडिबल कॉस्ट। तो कॉम्पोनेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट नॉट द फिक्स्ड कॉस्ट। तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का कॉम्पोनेंट है वो वेरिएबल कॉस्ट में आएगी, ना कि फिक्स्ड कॉस्ट में। अगर ये जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो वेरी करती है आउटपुट के साथ, जब अगर आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी, तो ये आ जाएगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। वाई आर द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप। जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है वो यू शेप्ड क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन ऐसा होता है। वाई डज द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व लुक लाइक। जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, जो एवरेज कॉस्ट कर्व है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है, वो दोनों यू शेप्ड होते हैं। वो किसकी वजह से होता है, रिटर्न्स टू फैक्टर की वजह से। नेक्स्ट इज वाई इज वाई आर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व एंड एवरेज कॉस्ट कर्व एंड एवरेज कॉस्ट कर्व रिलेटेड। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व। तो जो एवरेज कॉस्ट है वो टोटल होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। तो इनमें ये रिलेशनशिप है कि दोनों आपस में रिलेटेड है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट है। वेरिएबल का मतलब जो वेरिएबल फैक्टर को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आई, और एवरेज का मतलब होता है कि दोनों में समीशन फिक्स्ड वेरिएबल में। कैन देयर इज सम फिक्स्ड कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। फिक्स्ड कॉस्ट आती है लॉन्ग रन में? नो, लॉन्ग रन में कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आएगी। बिकॉज ऑल कॉस्ट एग्रीबल कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। न्यू फैक्ट्री इज अ फिक्स्ड फैक्टर, क्योंकि जो फैक्ट्री है न्यू फैक्ट्री है वो भी फिक्स्ड बन जाएगी, तो इसमें कोई लॉन्ग रन में कॉस्ट नहीं आएगी। वाई इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व लुक लाइक। जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप होता है, क्योंकि TVC को हम इज कंसीडर्ड ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। तो जो हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो रेक्टेंगल हाइपरबोला की शेप होती है उसकी। वो इसलिए होती है क्योंकि TVC पर डिपेंड करता है, और TVC डिवाइडेड बाई Q करके ऐसी शेप आ जाती है। डज लॉन्ग रन TVC स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजन। जो लॉन्ग रन TVC है वो ओरिजन से स्टार्ट करता है, क्योंकि जो लॉन्ग रन में क्या होता है, हमारी सारी कॉस्ट वेरिएबल आएंगी, और वेरिएबल कॉस्ट हमेशा आउटपुट के साथ वेरी करती है, तो इसलिए वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू मी। आपने बहुत अच्छे से अटेंशन दे के ये सुना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा, हम अच्छे से आपकी हेल्प करेंगे उसको एक्सप्लेन करने के लिए। और एडुग्रोन को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इन दोनों को रिवाइज़ करके आना अच्छे से, जब मैंने आपको प्रोडक्शन चैप्टर करवाया और जो कॉस्ट चैप्टर करवाया है। और इन क्वेश्चन आंसर्स को पहले खुद ट्राई करना है, तब बाद में इस आंसर्स को पढ़ना है, राइट। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू मी। और आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको अपना खाना अच्छे से खाना है, और रोज़ प्लीज़ एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, कम से कम 30 मिनट्स के लिए। या तो पार्क में चले जाओ या तो अपनी एक्सरसाइज कर लो घर पे ही। तो ये आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, और सिर्फ हेल्दी खाना खाना है, और एग्ज़ाम्स की कोई स्ट्रेस नहीं लेना आपको। और प्लीज़ अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो एडुग्रोन को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और आपको अगर किसी चैप्टर के नोट्स चाहिए, आपको चाहिए कि मुझे चैप्टर में बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका पूरे हेल्प करेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स। कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई स्ट्रेस नहीं लेना एग्जाम्स के लिए। एंड कीप वॉचिंग एडुग्रोन। हैव अ गुड डे, बाय।